आज अपने जो टॉपिक के साथ प्रेजेंट है वो टॉपिक का नाम है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट मेथड। ये मिलिकन एक साइंटिस्ट का नाम है और वो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, इसलिए इस टॉपिक का नाम उसी के बेस पे हो गया। और ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट मेथड इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे ऑयल ड्रॉपलेट्स का यूज किया गया है। क्लियर? और साथ ही साथ आपको एक इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगा कि ये जो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट मेथड है इसमें सिर्फ मिलिकन साइंटिस्ट ने ही नहीं काम किया है, इसमें और एक भी उसके फ्रेंड थे साथ में, उनका नाम था फ्लेचर। ठीक है, इस तरीके से दो साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया, बराबर। बट यहाँ पे एक ही साइंटिस्ट का यहाँ पे ज्यादातर नाम मेंशन किया गया है। अब ये थियरी में मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट मेथड में मिलिकन ने अपने को क्या इंफॉर्मेशन दिया? इंफॉर्मेशन ये दिया है, ये पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद उन्होंने एक वैल्यू अपने को प्रोवाइड की थी। वो वैल्यू है चार्ज की वैल्यू, मतलब कि E की वैल्यू। ये E जो अपने 9-10 स्टैंडर्ड से अपने कब से लिख रहे हैं और उससे भी पहले से अब तो आने लगा है कि जो चार्ज की वैल्यू है E वो क्या है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट? तो उसमें जो माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, वो अपने ने डिस्चार्ज ट्यूब जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट अपने परफॉर्म किया था, राइट? उसमें अपने ने ऑलरेडी देखा था कि कैथोड रे नेगेटिव होता है, मतलब वो जो चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं वो कैसा था? नेगेटिव, इसलिए अपने आगे नेगेटिव साइन लगाते हैं। साथ में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जो है वो वैल्यू अपने को यहां से ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके पता चला था। बट ये एक्सपेरिमेंट में जो परफॉर्म करके वैल्यू मिला था वो अप्रोक्सीमेटली अभी जो करंटली एक्सेप्टेड वैल्यू है उसके इक्वल था। करंटली एक्सेप्टेड वैल्यू -1.6 है, बट इन्होंने जो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट मेथड से जो वैल्यू फाइंड की थी चार्ज की, E की, वो क्या है? -1.59, विच इज ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19। मतलब काफी हद तक जो ये वैल्यू मिलिकन ने परफॉर्म किया था और फाइंड किया था वो राइट था। क्लियर हुआ यहां तक आपको? अब ये एक्सपेरिमेंट में अपने को क्या पता चला? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब अपने ने परफॉर्म किया था, है ना? कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब ये वाला, ठीक है, उसमें वैक्यूम क्रिएट कर दिया था, उसके बाद एनोड कैथोड रखा था, तो यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल्स आ रहे थे वो अपने को पता चला था ये कैसा पार्टिकल है? ये जो चार्ज पार्टिकल है उसका जो चार्ज है वो क्या है? नेगेटिव। यहाँ तक अपने को फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिला। सेकंड इंफॉर्मेशन जो जे थॉमसन ने जो ये वाला एक्सपेरिमेंट किया था, याद होगा अभी आपको, अपने ने ऐसा कुछ परफॉर्म किया था। क्लियर? जो डिविएशन हो रहा था, है ना? इसके प्रीवियस अगर नहीं पता चल रहा है तो गाइस सारे वीडियोस आप सीक्वेंस में देखिएगा तो आपको लिंक समझ में आएगा। क्लियर हुआ? तो ये जो अपने ने ये वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसमें अपने को क्या पता चला था? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का मतलब इफेक्ट के वजह से ये सब एक्सपेरिमेंट करने के बाद, ठीक है, जे थॉमसन ने एक वैल्यू अपने को दिया था विच इज E/m। E/m की वैल्यू अपने को मिल गई थी, राइट? अब ये एक्सपेरिमेंट से अपने को क्या मिलने वाला है? E की वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है, पहले E/m की, ये पूरे E/m की मिली थी जे थॉमसन की मदद से, और यहाँ पे अभी जो मिलिकन के मदद से मिलने वाली है वो E की वैल्यू। तो फिर सीधी बात है, m की वैल्यू तो अपने को आराम से इजीली फाइंड हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना? क्यों? क्योंकि जब अपने को E/m की वैल्यू पता है, E की वैल्यू पता है, तो फिर m की वैल्यू तो अपने फाइंड कर ही सकते हैं। तो इस तरीके से सीक्वेंसली एक एक करके अपने को इंफॉर्मेशन मिलती गई। क्लियर हुआ? तो ये जो एक्सपेरिमेंट अभी अपने पढ़ने वाले हैं उसका मेन कंक्लूजन क्या है कि चार्ज की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की उन्होंने, इसके बारे में अभी अपने सीखने वाले हैं। ठीक है, और इसके पहले वाले टॉपिक में अपने ने क्या सीखा था? जे थॉमसन ने किस तरीके से उनके मेथड से E/m की वैल्यू फाइंड की थी उनके एक्सपेरिमेंट से। क्लियर हुआ? और अब जो अपने फाइंड करने वाले वो है E की वैल्यू, और उसके बाद जब ये दोनों की वैल्यू मतलब E/m की वैल्यू पता होगा और E की वैल्यू पता होगा तो फिर अपने m की वैल्यू तो अपने आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट कि ये मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में मिलिकन ने क्या इंफॉर्मेशन दिया था और किस तरीके से उन्होंने अपने को चार्ज की वैल्यू फाइंड करना सिखाया। ठीक है, तो ये मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट मेथड का सेटअप है। अब ये सेटअप में आप देख सकते हो कि जो चैम्बर बनाया हुआ है, ठीक है, एक पूरा जो चैम्बर है, ये चैम्बर को मैंने क्रॉस सेक्शनल व्यू से ऐसे कट किया हुआ है, या तो फिर ऐसा समझो कि यहां से इतना आगे का पार्ट जो है वो निकाल दिया, ठीक है, ताकि आपको अंदर इंटरनल पार्ट में क्या चल रहा है वो विजिबल है।
क्लियर हुआ? अब ये जो इंटरनल पार्ट है, वरना ये सर्कुलर डिस्क था पूरा, ठीक है, ये पूरा सर्कुलर डिस्क था, बट मैंने उसको इस तरीके से कट किया है इसलिए आपको ऐसा दिखे, ठीक है। या तो आप ऐसा नहीं करना हो तो आप ट्रांसपेरेंट व्यू भी रख सकते हैं। क्लियर हुआ? अब ये एक्सपेरिमेंट में जो चैम्बर है उसके अंदर दो सर्कुलर डिस्क है, एक है एनोड और दूसरा है कैथोड। एक है एनोड और दूसरा है कैथोड। क्लियर हुआ? और अब ये दोनों एनोड और कैथोड कब बनेगा? वो सर्कुलर डिस्क को जब अपने बैटरी से कनेक्ट करेंगे। क्लियर हुआ? जैसे बैटरी से हाई वोल्टेज पास करेंगे तो उसमें जो चार्ज पार्टिकल्स, मतलब वो चार्ज हो जाएगा, तब अपने उस डिस्क को, सर्कुलर प्लेट को या डिस्क को अपने क्या बोलेंगे? एनोड या कैथोड। क्लियर हुआ? यानी ये दो डिस्क का क्या काम है पता चला, ठीक है। ये डिस्क क्या, अब उसके बाद इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है डी, सेपरेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। अपने उसको क्या बोलते हैं? टू इलेक्ट्रोड, एक एनोड और एक कैथोड, ऐसा ही, ठीक है। तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? डी। अब इसके बाद आप नोट डाउन करिएगा, एक एटोमाइजर रखा है, मतलब एक स्प्रिंकलर सिस्टम रखा है, और यहाँ पे एक बॉटल में इन लोगों ने क्या फिलअप किया है? ऑयल। और जैसे यहां से आप, जैसे वो बच्चों को जैसे ड्रॉपलेट आता है पता है, फॉर एग्जांपल अपने को कोई भी उनको सिरप वगैरह पिलाना है तो जैसे ड्रॉपलेट्स आते हैं ना, ठीक है, तो वैसे यहाँ पे भी स्प्रिंकलर है। तो वो स्प्रिंकलर जैसे जैसे अपने उसको प्रेस करेंगे, ठीक है, जैसे कोई भी अपने सैनिटाइजर या फॉर एग्जांपल कोई भी चीज क्रीम वगैरह लेते हैं तो उसमें प्रेसिंग सिस्टम आता है ना, सेम ऐसा ही कुछ है इसमें। तो स्प्रिंकलर सिस्टम को जैसे आप प्रेस करोगे तो यहाँ से ऑयल जो है वो क्या होगा? यहाँ पे स्प्रे करेगा, बट इतने स्मॉल पार्टिकल्स में स्प्रे करता है, साइज ऑफ एटम, मतलब बहुत ही माइन्यूट, इसीलिए अपने इसको क्या बोलेंगे? एटोमाइजर भी बोलते हैं। क्लियर? और ये ऑयल ड्रॉपलेट जो यहाँ स्प्रे होगा वो यहाँ पे ऊपर मतलब सर्कुलर डिस्क के ऊपर वाले एरिया में रहेगा। और वो सर्कुलर डिस्क में एक छोटा सा होल किया हुआ है अपर वाले प्लेट में, और वो इतना छोटा है कि सीक्वेंसली, मतलब लाइन बाय लाइन एक ऑयल ड्रॉपलेट ही गिर सकता है, उससे ज्यादा नहीं गिरेगा। क्लियर हुआ? अब ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स नीचे गिर रहा है वो ड्यू टू ग्रेविटी कहां फॉल करेगा? सीधा नीचे वाले डायरेक्शन में, मतलब नीचे की प्लेट की तरफ आता जाएगा। यहां तक क्लियर? यानी आपको दो प्लेट के बारे में पता चल गया, ये ऑयल बॉटल के बारे में पता चल गया। अब ये किस तरीके से गिर रहा है, उसका मूवमेंट क्या है, ठीक है, वो कितने स्पीड से गिर रहा है, उसका मोशन कैसा होगा, ठीक है, उसका डायरेक्शन कैसा होगा, ये सब चीज को ऑब्जर्व करने के लिए अपने ने यहाँ पे क्या रखा है? माइक्रोस्कोप एज वेल एज टेलीस्कोप अपने यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये ऑब्जर्वर उसको विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप इसके मोशंस को वो स्टडी कर रहे हैं। क्लियर हुआ? यहां तक इंफॉर्मेशन मिल गई आपको। अब जो इसके बाद का जो सेटअप है वो क्या है? एक्सरे सोर्स। ये एक्सरे सोर्स का मतलब क्या? एक ऐसा सब्सटेंस जो एक्सरे रेडिएशन क्रिएट करता है, ठीक है, एक्सरे रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। वो एक्सरे रेडिएशन जो उसने प्रोड्यूस किया वो कहां पास होता है? इन बिटवीन दिस टू इलेक्ट्रोड, इन बिटवीन दिस टू प्लेट, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, दिस टू चार्ज प्लेट। अब ये जो दो चार्ज प्लेट के बीच में जो एक्सरे रेडिएशन इन्होंने इंसर्ट किया, ठीक है, प्रोड्यूस जो हुआ था उसको एक्सरे रेडिएशन को इंसर्ट किया। अब जैसे इंसर्ट किया तो क्या हुआ कि ये जो दो चार्ज प्लेट के बीच में जो कोई भी एयर पार्टिकल्स थे वो क्या हो गया? आयोनाइज हो गया। वो क्या हो गया? आयोनाइज हो गया, मींस ऑयल ड्रॉप आयोनाइज हो गया। ऑयल ड्रॉप जो था वो आयोनाइज हो गया, और जो चार्ज पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए? एग्जांपल देता हूं, जैसे ये एक्सरे सोर्स आया, ठीक है, यहां पे एक अलग से उसको आपको बताता हूं। ये एक्सरे सोर्स आया, ये अपना एयर पार्टिकल का एक एटम, ठीक है, वो कोई भी गैस हो सकता है ना, ठीक है, एयर पार्टिकल का एक एटम। तो वो एटम के अंदर से क्या निकल गया? इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो गया। इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे एक्सरे अपने ने इंसर्ट किया तो ये जो एयर पार्टिकल्स था, ये जो एयर पार्टिकल्स था उस पे बॉम्बार्डमेंट हुआ। क्या हुआ? बॉम्बार्डमेंट। और जैसे बॉम्बार्डमेंट हुआ तो क्या हुआ? उसके अंदर के वो एटम, बॉम्बार्डमेंट हुआ तो वो एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे थे उसकी एनर्जी बढ़ गई, और उसकी एनर्जी बढ़ जाने के वजह से वो क्या हो गया? रिवॉल्व करते 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 ऑर्बिट से बाहर आ गया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। क्लियर हुआ? यहां तक आपको समझ में आया? और ये जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ था वो इलेक्ट्रॉन किसके पे जाके स्टिक हो गया? ये जो अपना
ऑयल ड्रॉपलेट था, ये जो अपना ऑयल ड्रॉपलेट था उस पे जाके ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली स्टिक हो गया, ये इलेक्ट्रॉन स्टिक हो गया इस तरीके से। क्लियर हुआ? जिसके वजह से ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है वो क्या हो गया? आयोनाइज हो गया। क्या हो गया? आयोनाइज हो गया। क्लियर हुआ? तो एयर पार्टिकल्स जो है उस पे बम्बार्डमेंट होने की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले गए और वो इलेक्ट्रॉन्स कहां जाके स्टिक हो गए? ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर। क्लियर हुआ? आपको सारी इंफॉर्मेशन मैंने दी। पहले सबसे पहले एक चैम्बर लिया था, वो चैम्बर में 2 चार्ज प्लेट रखा था। वो चार्ज प्लेट का क्या यूज है अभी अपने देखेंगे। और वो दोनों चार्ज प्लेट क्यों बोला गया? क्योंकि उन दोनों को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यानी एक एनोड बन गया और एक कैथोड बन गया। क्लियर? और यहाँ पे ऑयल बॉटल रखा है जिसमें स्प्रिंकलर सिस्टम है, जिसके वजह से अपने वो ऑयल को वो ऑयल बॉटल से निकाल के स्प्रे करता है और वो इतनी स्मॉल साइज में स्प्रे करता है कि उसका जो एक छोटा सा होल बना गया है वो प्लेट में और उसमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप वो बाहर आएगा। क्लियर हुआ? और वो सीधा किस तरफ मूव करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू ग्रेविटी। यहां तक ओके? अब उसके बाद ये ऑयल ड्रॉपलेट्स का मोशन देखने के लिए, मूवमेंट्स देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पे अपने ने माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप रख दिया जहां से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर सकता है। अब वो ऑयल ड्रॉपलेट्स आयोनाइज हो जाता है। कैसे आयोनाइज हो जाता है? विद द हेल्प ऑफ एक्सरे। अब ये एक्सरे जो है उसने काम क्या किया कि जो एक्सरे जो है वो उसने बम्बार्डमेंट किया जो एयर पार्टिकल्स इसके बीच में प्रेजेंट था और वो एयर पार्टिकल्स पे जैसे बम्बार्डमेंट हुआ तो उसके वजह से उसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए और वो इलेक्ट्रॉन कहां जाके स्टिक हो गए? ऑयल ड्रॉपलेट्स पे, जिसकी वजह से अब वो ऑयल ड्रॉपलेट जो न्यूट्रल था वो अब क्या हो गया? चार्ज्ड हो गया, मींस आयोनाइज हो गया। सो इसको अपने क्या बोलते हैं? आयोनाइजिंग रेडिएशन। इसको अपने क्या बोलेंगे? आयोनाइजिंग रेडिएशन। और अब ये ऑयल ड्रॉपलेट पे चार्ज आने के वजह से उसको अपने क्या बोलेंगे? चार्ज्ड ऑयल ड्रॉपलेट, जबकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। अपर वाले ऑयल ड्रॉपलेट्स पे कोई चार्ज नहीं है, बट इस पे अब ऑयल ड्रॉपलेट पे चार्ज आ गया। क्लियर हुआ? मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पे जो भी था वो पूरा सेटअप को एक्सप्लेन कर दिया। अब इनका एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। अभी अपने ने क्या समझा? पूरा सेटअप समझ लिया। अब अपने उसका एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। क्लियर हुआ? क्या क्या यूज था, क्यों इस तरीके से सेटअप किया गया है और हर एक का फंक्शन क्या है। यहां तक आपको सबको समझ में आ गया? गाइस ये सब चीज को भी आप नोट डाउन करके रखिएगा, थियरी में काम आएगा, एज वेल एज इस एक्सपेरिमेंट को समझने में बहुत ही आसान रहेगा। ठीक है? अब उसके बाद अपने अब स्टार्ट करते हैं केस 1 और केस 2। ठीक है? ये एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए अपने को 2 केस को स्टडी करना है। ठीक है? तो सबसे पहले जो केस 1 होगा, ठीक है, उसके बारे में आप गाइस बार बार बता रहा हूं कि ये सब चीजें ज्यादातर टेक्स्ट बुक में डिटेयली नहीं दिया है, तो आप पेन पेपर लेके बैठेगा। हर चीज का नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी आप उसको नोट डाउन करते रहिएगा। और ऐसा है तो इसका आप स्नैप भी ले सकते हो और उसके बाद स्क्रीनशॉट लेके आप धीरे धीरे उसको अपने कॉपी में उतार सकते हो। क्लियर हुआ? ठीक है? तो केस 1, अब ये जो केस 1 है उसमें अपने क्या पढ़ने वाले हैं? केस 1 में ये पढ़ने वाले हैं कि जो बैटरी है अभी उसका की जो है वो ओपन है। ओपन है इसका मतलब कि कोई यहां से करंट फ्लो होने वाला नहीं, करंट फ्लो नहीं होगा। राइट? अब करंट फ्लो नहीं होगा तो ये कैसा होगा? अनचार्ज्ड होगा। क्लियर हो गया? वो कैसा होगा? वो 2 प्लेट अनचार्ज्ड होगा। बट जैसे मिलिकन ने ये देखा कि स्प्रिंकलर सिस्टम से जैसे स्प्रिंकल किया, यानी ऑयल जो है वो बाहर आया और वो इस होल से नीचे आया, तो जैसे नीचे आया तो उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड था। क्लियर हुआ? उसने ये ऑब्जर्व किया विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप कि उसका जो डायरेक्शन है वो कैसा था? डाउनवर्ड। तो आइए अपने देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट ये ऑयल ड्रॉपलेट है अपना, थोड़ा बड़ा बनाता हूं यानी आपको समझ में आएगा। ये ऑयल ड्रॉपलेट है। ऑयल ड्रॉपलेट का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड था। क्लियर हुआ? तो उस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, जिसके वजह से वो ऑयल ड्रॉपलेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर हुआ? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। अब अपने क्या देखेंगे कि ये ऑयल ड्रॉपलेट पे दूसरे और कौन से फोर्स लग रहे हैं। और एक फोर्स लग रहा है इस पे जिसका नाम है बियोंसी फोर्स, जिसका नाम है बियोंसी फोर्स, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। ठीक है? और साथ ही साथ इसके पे और एक फोर्स लग रहा है जिसका नाम है विस्कस फोर्स,
जिसका नाम है विस्कस या एरियल फोर्स। अब इसका मतलब क्या होता है? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी तो आपने सबने सुना है, ठीक है, बट बियोंसी फोर्स ये भी आपने सुना है। आपने 9th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा होगा बियोंसी फोर्स। बियोंसी फोर्स हमेशा कहां पे लगता है? ऑन द अपवर्ड डायरेक्शन। बियोंसी फोर्स हमेशा कहां लगता है? ऑन द अपवर्ड डायरेक्शन, जिसके वजह से आपने नोट डाउन किया होगा कि फॉर एग्जांपल एक बकेट है, ठीक है, जिसको आप पहले फॉर ऐसा बोल सकते हो कि पानी लेने के लिए आपने टैंक में उसको इमर्स किया, अंदर डाला। तो जैसे आप अंदर डालोगे तो पूरा बकेट के अंदर क्या आ गया? पानी आ गया, राइट। अब वो जैसे बकेट को आप ऊपर उठाओगे तो बहुत ही आसानी से आप ऊपर उठा सकते हो। इसके पीछे का रीजन क्या है? और जैसे उस पानी से उस बकेट को बाहर निकालोगे तो उसका वेट बहुत ज्यादा फील होगा, जबकि पहले भी वो बकेट में उतना ही वाटर था अंदर और अभी भी उतना ही वाटर है बाहर निकालने के बाद। तो फिर ये इतना ज्यादा वेट डिफरेंस क्यों आया? रीजन ये है कि जो पहले लग रहा था वो क्या था? बियोंसी फोर्स, जो अंदर जितने भी अमाउंट ऑफ वाटर है वो बकेट को क्या कर रहे थे? अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेस कर रहे थे, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे, जिसके वजह से वो बहुत ही आसानी से अंदर से ऊपर आ रहा था। बट बाहर निकालने के बाद उसका वेट बढ़ गया, क्योंकि अब उस पे एक ही डायरेक्शन का फोर्स लग रहा है, जो है ग्रेविटी। क्लियर हुआ यहां तक? बियोंसी फोर्स क्या पता चल गया आपको? तो यहाँ पे भी कोई भी ऑब्जेक्ट जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है तो साथ में उसका कुछ अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी लगता है, बियोंसी फोर्स बोलेंगे उसको। क्लियर हुआ यहां तक? कोई भी लिक्विड जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है तो एक तो ड्यू टू ग्रेविटी होगा, तो दूसरा क्या होगा? बियोंसी। अब साथ में मैंने बोला कि ये लिक्विड है, ऑयल ड्रॉपलेट कैसा है? लिक्विड है। तो ये लिक्विड में विस्कोसिटी भी तो होता है, राइट। जैसे कि वाटर, तो वाटर क्या होता है? फ्लो कर जाता है। जैसे वो सरफेस पे गिरता है वो क्या करता है? फ्लो कर जाता है, क्योंकि उसकी लिक्विडिटी मतलब फ्लूइडिटी ज्यादा है बट विस्कोसिटी कम है, इसीलिए वो फ्लो कर रहा है। बट ऑयल ड्रॉपलेट जो है वो कैसा लिक्विड है? विस्कस लिक्विड है। ऑयल ड्रॉपलेट कैसा है? स्टिकी है ना, विस्कस है। जैसे हनी है, सिरप है, वो सब कैसे होते हैं? विस्कस लिक्विड होते हैं। वो सरफेस पे गिरने के बाद फ्लो नहीं करते, मतलब फ्लो नहीं करते इसका मतलब क्या हुआ? उनपे कुछ एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। उनका जो मोशन जिस डायरेक्शन में होना चाहिए उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, जिसके वजह से उसने उसको पकड़ के रखा है और वो उसको फ्लो नहीं होने दे रहा। दैट फोर्स इज कॉल्ड एज विस्कस फोर्स, ठीक है। और वो हमेशा विस्कस लिक्विड मतलब स्टिकी लिक्विड में होता है, डेंस लिक्विड में हमेशा विस्कस फोर्स होता है। तो यहाँ पे ऑयल में मोशन किस तरफ है? मोशन किस तरफ है? ये रहा, किस तरफ? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो विस्कस फोर्स हमेशा किस डायरेक्शन में लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में, ताकि वो उसके मोशन को रोक सके। क्लियर हुआ यहां तक आपको? तो केस वन में अपने ने क्या देखा कि ये एक फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और दो फोर्स लग रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। अब एक सिचुएशन ऐसा आता है और अभी तक अपने ने ये बैटरी उसको सप्लाई नहीं किया है गाइस, ध्यान रखिएगा। अभी अपने केस 1 देख रहे हैं जिसमें नो एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड, नो एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड। मतलब कि ये हुआ कि उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस था, पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या है? जीरो। दो चार्ज प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या है? जीरो। और वो केस में अपने ये स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब एक ऐसा टाइम आएगा जब उसका नेट फोर्स जो है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा? जीरो। नेट फोर्स जीरो कब होगा? वही केस के बारे में भी अपने को पढ़ना है। जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स जो है वो इन दोनों के समेशन के इक्वल हो जाएगा, तब नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। और जब ऐसा होगा तो उस समय में ये जो ऑयल ड्रॉपलेट का जो मोशन है वो कैसा हो जाएगा? मतलब उसकी जो स्पीड है वो कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट, ठीक है। या वेलोसिटी जो है वो कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन भी देखना है। क्लियर हुआ? तो उस टाइम के वेलोसिटी को, जिसका स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, वैसे वेलोसिटी को अपने बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? टर्मिनल वेलोसिटी, जिसको अपने v1 से इंडिकेट किया।
जिसको अपने ने V1 से इंडिकेट किया। क्लियर हुआ? तो आइए अब अपने देखते हैं कि जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तब अपना डेरिवेशन क्या बनेगा, और वो सब पैरामीटर्स जो भी अपने को डिराइव होके मिलेंगे वो आगे आगे आने वाले इक्वेशन में यूज होने वाला है। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं गाइस, ये सब चीज को आपको नोट डाउन करना है अच्छे से, एक नोट्स बना दीजिएगा आप ऐसा हो तो। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपने एक केस 1 में अपने को क्या पता चला कि FG जो है वो किसके इक्वल है, FB प्लस FB1 के। चलो देखते हैं, FG इक्वल टू FB प्लस FB1। क्लियर हुआ यहां तक? अब फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, तो F इक्वल टू क्या लगेगा, mg। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, अब ये जो Fg इक्वल टू mg अपने को मिला, मैं यहां पे अलग से सॉल्व कर देता हूं, Fg इक्वल टू mg। ठीक है, तो ये Fg इक्वल टू mg में अपने को क्या पता है, मास इज इक्वल टू क्या आएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो फाइंड करो, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये ऑयल ड्रॉपलेट जो है वो कैसा है, स्फीयरिकल। ऑयल ड्रॉपलेट कैसा है, स्फीयर है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है अपना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब इनटू डेंसिटी को अपने बोलेंगे रो, और ये ऑयल ड्रॉपलेट का ओ, ऑयल ड्रॉपलेट का ओ। क्लियर हुआ? यहां तक आपको सबको समझ में आया? तो अपने को जो फर्स्ट इक्वेशन मिला है वो क्या मिला, मास का आंसर अपने को मिल गया, जिसका अब अपने यूज करेंगे इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, मैं वापस यहां लिख दे रहा हूं, Fg इज इक्वल टू FB प्लस FV। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वैल्यू रखना। Fg की वैल्यू क्या हो जाएगी, Fg होता है mg और m अपने को मिल गया 4/3 पाई क्यूब। तो स्टार्ट करते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, यहां पे रो ओ मतलब ऑयल ड्रॉपलेट का O इनटू g, ये अपना Fg इक्वल टू mg मिल गया। वैसे सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो, FB में 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें क्या हो जाएगा, यहां तक तो सब कुछ सेम आएगा, बट ये जो डेंसिटी है वो किसके लिए यूज होगा, अपना एरिया के लिए। किसके लिए यूज होगा, एरिया। मतलब यहां पे अब जो डेंसिटी लग रही है ये कौन सी है, बियॉन्सी वाली। क्लियर? तो यहां पे मैंने उसको एयर का ए रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, बियॉन्सी फोर्स का ए, क्योंकि यहां पे कौन अपवर्ड डायरेक्शन में, वहां पे जैसे वाटर था तो यहां पे कौन उसको अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेस कर रहा है, ड्यू टू एयर, है ना। वो कौन ऊपर उसको मतलब प्रेस कर रहा है, वो ऑयल को बियॉन्सी फोर्स कौन लगा रहा है, एयर लगा रहा है। इसलिए मैंने उसको ए से इंडिकेट कर दिया इनटू जी। अब इसके साथ साथ अपने को क्या लिखना है, प्लस FV1। अब इसमें जो FV1 है उसको खाली आपको याद रखना है, विस्कस फोर्स होता है 6 पाई आर ईटा V1। ये जो ईटा है वो क्या है, ईटा जो है उसको बोलते हैं अपने कोएफिशिएंट। ठीक है, ईटा जो है उसको अपने क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट। ठीक है, यानी विस्कस फोर्स के लिए जो कोएफिशिएंट लगेगा उसको अपने क्या बोलेंगे, ईटा। क्लियर हुआ यहां तक आपको सबको? अब अपने आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो आप नोट डाउन करो, ये 4/3 पाई आर क्यूब, यहां पे भी 4/3 पाई आर क्यूब, यहां पे भी जी और यहां पे भी जी। तो उतना पार्ट को तो अपने कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको इस तरफ लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा। तो आइए अपने देखते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये पार्ट मेरा पूरा कॉमन आ चुका। देखो 4/3 पाई आर क्यूब, इसके साथ ये क्या बचा है, रो 0, इसको मैंने इस साइड ला दिया, माइनस रो ए। क्लियर हुआ गाइस यहां तक, इनटू जी इज इक्वल टू क्या बचा, ये जब इस साइड आ गया तो अब इक्वल के साइड से ये बचेगा, मतलब कि 6 पाई आर ईटा इनटू V1। क्लियर हुआ गाइस? अब आप देख सकते हो कि जो पाई और पाई है मेरा वो कैंसिल हो गया, राइट। पाई और पाई जो है वो कैंसिल हो गया, और यहां पे आप नोट डाउन करिए, आर
क्यूब और एक r कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ पे क्या बच गया, r स्क्वायर बच गया। तो r स्क्वायर को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, ये 3 यहां चला जाएगा, तो 6 into 3, क्लियर, 6 into 3 मतलब मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूं 18, 6 3 18 और ये 4 आ गया नीचे, क्लियर। और अब यहाँ r स्क्वायर को तो सब्जेक्ट बना दिया, अब ये जो पार्ट है वो पूरा कहां चला जाएगा, इसके नीचे अपॉन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईटा v1 अपॉन ये क्या हो जाएगा, रो 0 माइनस रो a इंटू g। क्लियर हुआ आपको सबको यहां तक। अब आप नोट डाउन करो, r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, यानी मैं इसको क्या बोलूंगा, 9/2 ईटा v1 अपॉन रो 0 माइनस रो a इंटू जी। ये हो गया अपना r स्क्वायर की वैल्यू। क्लियर हुआ सबको, यहां तक समझ में आया। ये अपना केस 1, जो केस 1 से मिला हुआ फॉर्मूला है, ये केस 1 का फॉर्मूला है जो अपने को ये ऑब्टेन हुआ। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब ये आप एक बार पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद अपने केस 2 के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो अब अपने सेकंड केस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आइए अपने देखते हैं कि सेकंड केस में अपने को क्या बताया जा रहा है। अब वापस ये सब चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब अपने स्टडी करने वाले केस 2, और वो केस 2 में भी अपने को क्या पता चलने वाला है कि वहां पे Q की वैल्यू मिलेगी। जैसे यहाँ पे R की वैल्यू अपने ने फाइंड की, वैसे वहां पे अपने Q की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। क्योंकि अपने को Q इक्वल टू NE था, तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तभी अपने को पता चला ना कि वो एक इंटीग्रल मल्टीपल है। ये पूरा केस स्टडी करने के बाद मिलिकन को ये पता चला था जो चार्ज की वैल्यू है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। E की वैल्यू जो है वो अभी अपने फाइंड करेंगे, ठीक है। और उसके हिसाब से पता चला था कि कोई भी चार्ज का जो सबसे बेसिक वैल्यू होता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैल्यू होगी -1.59 जो उन्होंने फाइंड किया था इंटू 10⁻⁻⁹। और वैसे अगर 5 मतलब उसकी वैल्यू कुछ बड़े नंबर्स पे आए, तो जब उसको अपने ने डिवाइड करके देखा तो सबसे उसका जो वो किसके मल्टीपल का था, -1.59 इंटू 10⁻⁹ के। जैसे कि फॉर एग्जांपल 16 आया, तो फिर दूसरी बार किया तो 8 आया, तीसरी बार किया 4 आया, ठीक है। और उसके अगली बार किया तो 2 आया। तो ये सबके सब एक दूसरे के क्या है, 2 के टेबल का मल्टीपल नंबर है। मतलब उसका जो n होगा सबसे E होगा, उसकी वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी 2, और उसके जो आगे अपने क्या लगाएंगे n। क्लियर हुआ, मतलब वो 2n के मल्टीपल हुआ। इस तरीके से यहाँ पे En के मल्टीपल हुआ। क्लियर हुआ, यहाँ तक आपको सबको समझना है। तो अब इस एक्सपेरिमेंट से अपने सेकंड केस को स्टडी करते हैं। जब अपने ने ये पोटेंशियल वोल्टेज अप्लाई किया, मतलब कि यहाँ पे आपने की रख दिया, मतलब कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। और जैसे कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ, मतलब कि अब यहाँ पे दो प्लेट के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो जो अपना केस 2 होगा, केस 2 वो क्या है, जब when some potential difference is there, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अपने ने अप्लाई किया, ठीक है, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, जब ये डज नॉट इक्वल टू 0 हो तब की बात है। क्लियर। तो आइए अपने देखते हैं कि फर्स्ट एक वापस वही वाला केस लेते हैं अपने, ठीक है, वही केस लेते हैं अपने। ये ऑयल ड्रॉपलेट था अपना, और वो नीचे आ रहा था ड्यू टू ग्रेविटी, यहां तक ओके। और वो नीचे आ रहा था ड्यू टू ग्रेविटी, बट यहां पे भी एक ब्योंसी फोर्स तो लगेगा ही, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ एयर पार्टिकल्स जो प्रेजेंट थे, वो जो उनको स्टॉप कर रहे थे, वो जो अपवर्ड डायरेक्शन में उसको रोक रहे थे, वो ब्योंसी फोर्स तो यहाँ पे भी लगेगा। तो यहाँ पे नया क्या लगा, यहाँ पे नया क्या फोर्स लग रहा है, यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे जो विस्कस फोर्स था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्यों विस्कस फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जबकि वहां पे विस्कस फोर्स जो था वो अपवर्ड डायरेक्शन था? क्योंकि फर्स्ट केस में ऐसा था
कि जो ऑयल ड्रॉपलेट था वो नीचे की तरफ मूव कर रहा था, और मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो विस्कस फोर्स है वो ऑब्जेक्ट के मोशन के अगेंस्ट लगता है, मतलब कि वो ऊपर था, राइट। बट यहां पे ये केस 1 था, बट आप केस 2 में नोट डाउन कर सकते हो कि यहां पे साथ ही साथ एक क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो फोर्स लग रहा है दैट इज Fe। अब ये Fe कहां से आया सर, यहां पे अपने ने बैटरी को अब क्लोज कर दिया है, मतलब कि यहां पे जैसे बैटरी को ऑन किया, तो अब यहां से अब ये प्लेट दोनों पहले जो अनचार्ज्ड थे, नॉन चार्ज्ड थे, अब वो चार्ज हो गए, और जैसे ये चार्ज हो जाएगा तो आप नोट डाउन करिएगा, ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है वो एक्सरे सोर्स के वजह से आयोनाइज हो चुका था, मतलब वो ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर क्या स्टिक हो गया था, इलेक्ट्रॉन्स, जिसके वजह से अब ये सबके सब कैसे हो गए, नेगेटिव चार्ज। और जब नेगेटिव चार्ज नेगेटिव के पास आएगा तो क्या फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। अपने को पता है सेम चार्जेस ऑलवेज रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, तो एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स कितना ज्यादा होगा वो किस पर डिपेंड करता है, कितना हाई वोल्टेज तुमने अप्लाई किया, उसके वजह से वो एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा लगेगा, जिसको अपने बोलेंगे Fe। और ये फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, ये फोर्स किसके वजह से लग रहा है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये वाला E नहीं समझ में आ रहा है तो ये वाला E याद रखो, यानी आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ। और अब ये फोर्स अगर अपवर्ड डायरेक्शन में, बियॉन्सी फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स बढ़ गया, तो उसको मेंटेन करने के लिए अब विस्कस फोर्स लगेगा, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। तो यहाँ पे विस्कस फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, डाउनवर्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मोशन कहाँ था, अपवर्ड डायरेक्शन। तो केस 2 में क्या मैं बोलना चाह रहा हूं आपको समझ में आ गया, यहां तक आपको सबको क्लियर। तो केस 1 से ये केस 2 कैसे एग्जैक्टली ऑपोजिट है आपको पता चल गया होगा। और यहां पे भी जब इन दोनों का समेशन जो है और इन दोनों का जो समेशन है, ठीक है, FV2 और FG प्लस FV2 और FB प्लस FE, इन दोनों का समेशन जब इक्वल हो जाएगा तो उस समय नेट फोर्स की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0, राइट। नेट फोर्स की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो उसका जो स्पीड या वेलोसिटी की जिसके बारे में अपने डिस्कस कर रहे थे वो भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और ऐसे स्पीड या वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी को अपने बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी V2। तो यहाँ पे जो अपने केस स्टडी करने वाले हैं उसमें जो टर्मिनल वेलोसिटी है उसका नाम क्या है, V2, जबकि केस 1 में जो टर्मिनल वेलोसिटी थी वो थी V1। क्लियर हुआ। तो आइए अब अपने देखते हैं कि सेकेंड केस को विद द हेल्प ऑफ सेकेंड केस अपने चार्ज की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा गाइस, यहां पे अपने को स्टार्ट करना है कि ये दोनों जब एक दूसरे के इक्वल होंगे तब, राइट। तो ये दोनों में FB प्लस FE इज इक्वल टू FG प्लस FV2, मतलब विस्कस फोर्स। क्लियर हुआ। और आपने को पता है कि आप नोट डाउन करिए कि ये वाली जो वैल्यू है वो अगर आप इस साइड ला देते हो तो FE इज इक्वल टू FG प्लस FV2 माइनस FB आ गया। क्लियर हुआ, यहां तक आपको सबको समझ में आया। और आप नोट डाउन करिएगा इसको मैं FG माइनस FB प्लस F2 लिख सकता हूं क्या, नहीं लिख सकता हूं। तो इन दोनों में जो कॉमन टर्म था वो क्या था, 4/3 पाई r क्यूब, राइट। G यहां तक जो है वो अपना कॉमन टर्म था। आप इसके प्रीवियस स्क्रीनशॉट में भी आप जाके देख सकते हो कि FG जो है वो क्या था, mg था, और mg जो है वो अपने को क्या मिला था, m4/3 पाई r क्यूब इंटू रो 0 मतलब ऑयल और उसके साथ एक g मल्टीप्लाई। सेम चीज FB में भी क्या था, 4/3 पाई r क्यूब रो 0 के जगह यहाँ पे क्या था, a इंटू g। तो मैं वो चीज को यहाँ पे लिख दूंगा रो 0 माइनस रो a। क्लियर हुआ। तो अपने को ये टोटल वैल्यू ये मिल गई, ठीक है। प्लस FV2 में क्या आ जाएगा, 6 पाई r ईटा इंटू V2। क्लियर। क्यों V2, क्योंकि विस्कस फोर्स की वैल्यू कभी चेंज नहीं हो रही है, सेम ही रहा। ठीक है, यहां पे मैं वापस बता रहा हूं, FV2 की वैल्यू जो थी 6 पाई r ईटा V1 था फॉर विस्कस फोर्स,
1 के लिए टर्मिनल वेलोसिटी जब 1 था, अब ये हो गया v2, क्योंकि यहां पे अपने केस 2 की बात कर रहे हैं, राइट। तो इसके बेस पे जब अपने ये लिखेंगे तो Fe क्या होगा, ये आपका बनेगा EQ, ये क्या बनेगा EQ। E मींस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई किया, और चार्ज मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस पे स्टिक है, वो चार्ज Q। अभी वो सबकी वैल्यू अपने को फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे नोट डाउन करिएगा गाइस, EQ इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको क्या मिला, अब ध्यान से देख के मुझे बताइए यहाँ पे आपको क्या मिला, डिफरेंस क्या आ रहा है, ये देखिए पाई पाई कॉमन, 4/3, इसमें भी 6, यहाँ पे 4, ये सब चीजों में कॉमन क्या है, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ 2 पाई r कॉमन, इसमें से 2 पाई और एक r कॉमन ले लिया, यानी ये 6 पाई r पूरा कॉमन निकल सकता है। तो अब जो टोटल वैल्यू है वो क्या बनेगा, 2/3, 2 2 जा 4/3, पाई बाहर निकाल दिया, r क्यूब में से r अंदर है, तो अंदर क्या बचेगा r स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा, रो 0 माइनस रो a इंटू g, ये g आ गया, प्लस ये 6 में से 2 कॉमन, यानी क्या बचा 3 पाई कॉमन, r कॉमन, यानी यहाँ पे क्या बचा ईटा v2। क्लियर हुआ गाइस, यहाँ तक आपको सबको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सो, ठीक है। अब आप नोट डाउन करिए EQ इज इक्वल टू 2 पाई r, यहां तक कॉमन। अब आप देखिए ये जो r स्क्वायर है उसकी वैल्यू अपने पास ऑलरेडी आ चुकी थी, और r स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी, चलो अपने सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, 2/3, ठीक है, r स्क्वायर मतलब इसको भी मैं ऐसा रख रहा हूं, और यहां पे मैं लिख सकता हूं 9/2, राइट, 9/2 ईटा v1, और यहां पे क्या था रो 0 माइनस रो a इंटू g। क्लियर, यही वैल्यू आ गई थी अपनी, r स्क्वायर की वैल्यू क्या थी 9/2 रो v1 रो 0 माइनस रो a मतलब डेंसिटी है, ठीक है, रो 0 माइनस रो a इंटू g। और मैं इसको थोड़ा सा और थोड़ा बड़ा लिखता हूं, यानी आपको क्लियरली विजिबल हो सके। और यहाँ पे क्या बचा है, रो 0 माइनस रो a इंटू g प्लस 3 पाई ईटा, सॉरी पाई नहीं है, ईटा v2। अब नोट डाउन करिए, 2 2 गेट कैंसल, 3 3 जा 9, और ये पूरा पार्ट अपना कैंसल हो चुका। तो अब अंदर क्या बचा 2 पाई r, और यहां पे क्या बचा 3 ईटा v1 प्लस 3 ईटा v2, राइट, इतना ही बचा है। अब इन दोनों में भी कॉमन क्या है अपना, आप नोट डाउन करिए, ईटा EQ इज इक्वल टू 2 पाई r 3 ईटा v1 प्लस 3 ईटा v2। अब इसमें 3 कॉमन है, ईटा भी कॉमन है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है उसमें 1 2 नहीं लगेगा क्योंकि वो तो सेम रहेगा। तो ये पूरे को अगर मैं बाहर निकाल दूं तो मेरा 3 बाहर आ गया, मतलब 6 पाई बाहर आ गया, ठीक है, r बाहर आ गया, ईटा बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा v1 प्लस v2, और ये बन गया अपना EQ। क्लियर हो गया यहां तक सबको, ठीक है। और अभी मैं इसको और किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, तो आप देखिएगा गाइस, अब इसको मुझे थोड़ा सा रफ करना है, तो आप फिर से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कभी कोई दिक्कत ना हो। अब इसके बाद वाला जो स्टेप है मैं उस साइड जा रहा हूं, तो अभी और थोड़ा सा डेरिवेशन बाकी है, और फाइनली अपने बाद में Q की वैल्यू ऑब्टेन करनी है। सो लेट अस टेक ए स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो अब जो अपना केस 2 वाला जो इक्वेशन था, और ये डायग्राम को अभी मैं रफ कर रहा हूं ताकि अपना हो चुका पूरा प्रोसेस, तो अब अपने इसका फाइनल इक्वेशन को स्टडी करते हैं। तो ये था अपना EQ इज इक्वल टू 6 पाई r ईटा v1 प्लस v2। अब ये जो E है वो E क्या होता है, कैपिटल B, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि वोल्टेज वाला V, और E जो है वो क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, E इक्वल टू V बाय D होता है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, Q इज इक्वल टू 6 पाई r ईटा v1 प्लस v2 अपॉन E, और यहाँ मैं 6 पाई r ईटा v1 प्लस v2 अपॉन E के जगह पे क्या लिखूंगा, V बाय D, मतलब D ऊपर चला गया। यहां तक आपको सबको क्लियर। और अब ये जो R की वैल्यू है, ठीक है, 6 पाई r को मैं यहां पे अलग से लिखा,
क्योंकि अब अपने r की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने वाले। तो q इज इक्वल टू 6 पाई ईटा v1 प्लस v2 अपॉन v इंटू डी, और ये r की जगह पे अब मैं क्या लिखूंगा, अंडर रूट में जो r स्क्वायर की वैल्यू थी मेरे पास 9/2 ईटा v1, 9/2 ईटा 9/2 ईटा v1 अपॉन क्या हो गया यहाँ पे रो 0 माइनस रो a इंटू जी। ठीक है, और अब आप इसको स्क्वायर रूट के बाहर निकालना है आपको इसको, और इसको भी बाहर निकालना है। तो 9 को बाहर निकालोगे तो 3, मतलब ये हो गया आपका 18। बट 2 को बाहर निकालना है तो पहले मल्टीप्लाई बाय 2 और कर दीजिए। तो ये 2 को मुझे 4 बनाना है, यानी मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये 4 को 2 बाहर बना के निकाल सकता हूं, यानी 18/2 पाई ईटा v1 प्लस v2 इंटू डी अपॉन v, और ये बन जाएगा मेरा स्क्वायर रूट के अंदर क्या बनेगा, ये ईटा को भी मैं स्क्वायर रूट के अंदर ही ले लेता हूं ताकि सब कुछ एक साइड में रहे। तो ये ईटा क्यूब बन जाएगा, अंदर जाएगा तो ठीक है, और ये बन गया v1 अपॉन 2 ईटा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया था तो 2 2 जा 4 और 4 को बाहर निकाल दिया, रो 0 माइनस रो a इंटू जी। ये हो गया अपना फाइनल इक्वेशन, जिसको मैं 9 पाई भी बोल सकता हूं। ठीक है, क्लियर हुआ। एंड दिस इज द फाइनल इक्वेशन जिसके मदद से मिलिकन ने Q की वैल्यू फाइंड की थी, और इसमें सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो अपने को लास्ट में जो Q की वैल्यू मिलती है वो E के इक्वल मिलती है, सबसे बेसिक वैल्यू। और अब जब इसका जो भी और भी बड़े वैल्यूज मिलते हैं वो हमेशा n के मल्टीपल्स होते हैं। क्लियर हुआ गाइस, ये सारे के सारे इक्वेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एंट्रेंस एग्जाम, तो आप नोट डाउन करके रखिएगा। क्लियर, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।